हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था। तो हुआ ये था कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद बोहर का मॉडल आया, लेकिन उन दोनों के बोहर के मॉडल के आने से पहले कुछ नई नई इन्वेंशंस हुई, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो था कंसेप्ट आया और एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कंसेप्ट आया। ठीक है ना, क्योंकि बाद में बोहर के मॉडल को उन चीजों से बहुत मदद मिली। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने क्या पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वहां उसमें परपेंडिकुलर चलती है। ठीक है, हमने वो उनका ट्रेंड भी देखा था कि वेवलेंथ के साथ वो कैसे वेरी करती हैं इलेक्ट्रो ईएम रेडिएशंस हमारी। ठीक है, तो पहले ये माना जाता था, पहले ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारी जैसे लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्यों, इसका कैसे पता चला? क्योंकि दो फिनोमिना जो थे बेटा, वो ये रेडिएशन उन दो फिनोमिना को शो करती थी। कौन से दो फिनोमिना? ये रेडिएशन जो थी इंटरफेरेंस करती थी और ये रेडिएशन जो डिफ्रैक्शन करती थी। ठीक है, ये दो फिनोमिना है जो पूरी तरह से फॉलो करती थी ईएम रेडिएशंस। ठीक है ना। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है कि जब भी कोई वेव किसी ऑब्स्टेकल के साथ टकराएगी तो वहां पे बेंड हो जाएगी, ये होता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, और इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस होता है कि जब दो वेव्स आपस में सेम एम्पलीट्यूड वाली वेव्स आपस में मिलती हैं तो एक नई वेव बनती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है ना, जैसे इस तरह से दो वेव्स हैं बेटा, ये हैं, तो दूसरी भी सेम वेव है। ठीक है, जैसे क्रस्ट इसका वैसे ही इसका ट्रफ ये, तो ये जब दोनों मिलेंगी तो एक नई वेव बनेगी, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपोजिट में वेव मिलती हैं तो जैसे एक का क्रेस्ट है दूसरे का ट्रफ है, उल्टा है अगर वेव ऐसे, ठीक है, उल्टी है तो वो माइनस हो जाती हैं, तो रिजल्टेंट वेव 0 हो जाती है। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है ना, पर ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ये इंटरफेरेंस वगैरह हमारे केमिस्ट्री में नहीं आता, लेकिन सिर्फ जर्नल वे में आपको बता रही हूँ कि वेव दो तरह के नेचर शो करती हैं, एक डिफ्रैक्शन शो करती हैं और इंटरफेरेंस शो करती हैं। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन का मतलब बेंड हो जाती है ऑब्स्टेकल के साथ। ठीक है, और इंटरफेरेंस का मतलब मर्ज हो जाती हैं एक दूसरे में वेव्स। तो ये दोनों फिनोमिना हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करती थी? शो करती थी। तो वहां से पता लगा कि जो ईएम रेडिएशंस हैं वो कैसी हैं? वेव के जैसी हैं। ठीक है, ओके, तो वेव वाला नेचर तो हमें पता लग गया उनका, लेकिन दो ऐसी चीजें थी जो वो शो करती थी, लेकिन वेव जो थी वो वेव उन चीजों को नहीं शो करती थी। समझ आया? एक बार फिर से सुनो। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस करती थी, हाँ, क्योंकि वेव ये दोनों फिनोमिना फॉलो करते हैं तो ईएम रेडिएशंस वेव है। लेकिन दो और ऐसी चीजें करती थी वो, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो इफेक्ट भी वो ईएम रेडिएशन शो करती थी, लेकिन वेव इनको नहीं फॉलो करती हैं। तो अगर वेव लाइक नेचर इन दोनों चीजों को नहीं फॉलो कर रहा है तो ये क्या है? तो ये इट मीन्स कि जो ईएम रेडिएशंस है वो पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करती हैं, जिसकी वजह से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आया। समझ आया? ठीक है, एक बार फिर से देखो, ईएम रेडिएशंस एक तरह से सोच लो कि ईएम रेडिएशन ने 4 तरह की चीजें करी: डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब ईएम रेडिएशंस ये 4 चीजें क्या कर रही हैं? शो कर रही हैं बेटा। ये दोनों चीजें तो वेव लाइक नेचर एक्सप्लेन करता है, लेकिन वेव लाइक नेचर इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता है। अब समझ आया? ओके, तो वेव लाइक नेचर से ये दोनों चीजें तो हो गई एक्सप्लेन, लेकिन ये दोनों नहीं हो रही थी। तो ये दोनों चीजें एक्सप्लेन कौन कर रहा था? ये दोनों चीजें पार्टिकल लाइक बिहेवियर, कि कोई अगर पार्टिकल होगा तभी वो वीवी रेडिएशन और तभी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि जो रेडिएशंस है बेटा वो वेव के जैसी भी हैं और वो रेडिएशंस पार्टिकल भी कैरी कर रही हैं। समझ आया?
वेव के जैसी भी हैं और उन वेव्स के अंदर क्या है, पार्टिकल भी हैं। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो ईएम रेडिएशंस हैं वो ड्यूल बिहेवियर शो करती हैं, वो वेव लाइक नेचर भी शो करती हैं और पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करती हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। तो बड़ी डिटेल में नहीं है आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एक तरह का जो हमारी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट इमिटर है और परफेक्ट एब्जॉर्बर है। हम सर्दियों में ब्लैक कलर को प्रेफर करते हैं पहनना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो है सारी फ्रीक्वेंसीज या सारी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और सारी फ्रीक्वेंसीज और सारी वेवलेंथ की लाइट को इमिट भी करता है। तो एक ब्लैक बॉडी जो है वो एक आइडियल बॉडी है। इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर। ठीक है, तो ये सारी रेडिएशंस को, सारी रेडिएशंस का क्या मतलब, जो वेवलेंथ वाली सारी रेडिएशंस है हमारी ईएम रेडिएशंस, जो हमने वो स्पेक्ट्रम पढ़ा था, वो सारी उन सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर लेती है और सारी रेडिएशंस को इमिट भी करती है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सो अ ब्लैक बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब all types all radiations of all wavelengths and frequencies। ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी जो है सारी वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और उन्हें इमिट भी करती हैं। ठीक है, तो इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर। ठीक है, इसके लिए इतनी सी ही काफी है आपके में कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर होती है। तो इस फिनोमिना को जो है वेव लाइक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो किसको लेते हैं, फोटो हम लाइट के लिए लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। वैसे बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो प्लैंक्स ने दी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी, उससे उसकी एक्सप्लेनेशन हुई थी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने बोला कि अगर इस तरह से हम क्या लेते हैं, एक चैम्बर लेते हैं, वैक्यूएटेड चैम्बर है, कोई गैस नहीं है, इसमें हमने कोई मेटल डाला है। ठीक है, जब मेटल पे बेटा सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं। जब इस मेटल पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालेंगे तो इस मेटल में से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस है ना, जब मेटल पे जैसे हम लाइट डालते हैं तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या लगेंगे होने, इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगी उसमें से। ठीक, तो यहाँ पे अच्छा मेटल कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, देखो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन सा निकल सकता है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में कैसे होती है, ऊपर से नीचे जाती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगती है, होने कम होने लगती है। अगर मेटल की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छे मेटल कहाँ से शुरू होते हैं, एल्कली मेटल्स सबसे अच्छा मेटालिक कैरेक्टर है उनका। एल्कली मेटल में भी कहाँ से ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सीजियम, रुबीडियम, इस तरह की जो, या ठीक है ना, इस तरह के अगर हम मेटल इस्तेमाल करेंगे तो वो बड़े अच्छे से उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेटल के ऊपर सर्टेन फ्रीक्वेंसी, अब मैं बार बार सर्टेन फ्रीक्वेंसी बोल रही हूँ, इसका क्या मतलब है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसी फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा की लाइट होगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट, दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज नीडेड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कम से कम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से इतनी या इससे ज्यादा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाली ही फ्रीक्वेंसी चाहिए अगर हमने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने हैं। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है,
हर मेटल की अपनी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, एक पर्टिकुलर पीक होता है, उसको मतलब क्रॉस करना होता है, ठीक है। अगर तो उससे ज्यादा है तभी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अगर उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और यहां से कुछ और जो थी रिजल्ट फाइंड आउट किए थे। फर्स्ट जो था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है लाइट की, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बेटा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ वो निकल रहे हैं, वो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी से। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की। एंड सेकेंड थिंग थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। कि और इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। समझ आई ये बात? देखो फर्स्ट कि काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से जा रहा है वो डिपेंड करेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस मेटल में से, ये डिपेंड करेगा कि कितनी स्ट्रांग है, इंटेंसिटी क्या होती है, कितनी स्ट्रांग बीम उसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। समझ आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, जैसे देन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, falls on a metal, there is an ejection of electrons, that is called photoelectric effect. और मीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर आप आता भी क्वेश्चन तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर आता है, या तो डेफिनेशन आ जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये पूछ लेते हैं कि कौन सा मेटल है जो सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में आ जाता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बाद में ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन जो थी एक थ्योरी के बेसिस पे हुई, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन भी उससे समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।